स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज इस पॉडकास्ट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एवोल्यूशन पढ़ना। तो पिछले पॉडकास्ट में हमने एवोल्यूशन के बारे में जाना। हमने बोला कि एवोल्यूशन एक ऐसी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेचर में एक ऐसी कॉन्टिन्यूअस फोर्स है जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म्स समय के साथ चेंज होते रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि इन चेंजेस के बारे में हम जाने, किस तरह से लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं, इसके बारे में हम जाने, हमें ये जानना होगा कि ये लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर आए कैसे। तो इसी के बारे में हमने बात की थी, यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसके बाद में अर्थ बनी और अर्थ पर लाइफ के साइंस हमको दिखने लगे। तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें, दोबारा से इसको एक बार ध्यान में लाएंगे कि 20 बिलियन ईयर्स अगो अगर यूनिवर्स बना है तो हम मान के चलते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे प्लैनेट अर्थ की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर करीब 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ के साइंस हमको नज़र आने लगे, नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनने लगे। अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, इसके लिए भी सब अपनी अलग अलग थ्योरीज पुट फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें से दो मेन थ्योरीज जो कि आज नहीं मानी जाती हैं, हम पिछली बार ही रिजेक्ट कर चुके हैं। एक थी हमारी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, जिसमें इनका कहना था कि लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई ही नहीं है और किसी दूसरे प्लैनेट से लाइफ के प्रोपेग्यूल्स या स्पोर्स अर्थ पर आए हैं। अब ज़्यादातर लोग इसे नहीं मानते। दूसरी थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, जिसमें कुछ लोग माना करते थे कि ऑर्गेनिक मैटर में से अपने आप ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली बन जाते हैं। और लुई पैस्चर के एक्सपेरिमेंट के बाद ये थ्योरी भी डिस्प्रूव हो गई थी। तो अब लाइफ के ओरिजिन की कौन सी थ्योरी सही नहीं है, इसके बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अब कौन सी थ्योरी सही है आज ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ओपेरन ऑफ रशिया एंड हैल्डेन ऑफ इंग्लैंड proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules जैसे कि RNA और proteins, and that formation of life was preceded by chemical evolution, that is the formation of diverse organic molecules from inorganic constituents। अगर आपसे पूछा जाए कि मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या है तो आप तुरंत बोल दोगे कि एटम से ही सारा मैटर बना होता है। लेकिन अगर आपसे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट पूछा जाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर का फंडामेंटल यूनिट पूछा जाए, तो आप तुरंत कहोगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सेल्स भी कई सारे अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं? तो अल्टीमेटली हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी, हमारे लिविंग सेल्स का भी फंडामेंटल यूनिट जाकर एटम ही हो जाता है। तो इसीलिए साफ बात है कि अगर हमें एक सेल की ज़रूरत है, अगर हमको सेल बनाना है, तो बहुत से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और बहुत से एटम्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। यानी इससे पहले कि एक लिविंग सेल बन सके, उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें पाए जाने वाले इतने सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेल ऑर्गेनल्स, इन सब की फॉर्मेशन हमको करवानी पड़ेगी और इसके लिए हमको चाहिए होंगे बहुत सारे अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो अल्टीमेटली हमारे लिविंग सेल का भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी और एक नॉन लिविंग पत्थर का भी फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एटम ही हो जाता है। और इसीलिए ओपेरन और हैल्डेन का ये कहना था कि लाइफ जब ओरिजिनेट हुई है तो उससे पहले कुछ केमिकल्स बनाने की हमको ज़रूरत पड़ी होगी और इन केमिकल्स का एवोल्यूशन लाइफ के एवोल्यूशन से पहले हुआ होगा। तो इस लाइन का यही मतलब है कि कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। अब जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एक लिविंग सेल को मेकअप करते हैं, क्या अपने आप में ये लिविंग होते हैं? अगर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए है, तो हालांकि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए सेवरल जनरेशंस में आगे हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हमें डीएनए की ज़रूरत है। लेकिन अपने आप में डीएनए कोई लिविंग चीज़ नहीं है। तो इतना तो हम मान के चल सकते हैं कि लाइफ का ओरिजिन सिंपली एक केमिकल इवेंट नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी फोर्सेस प्ले में होंगी, क्योंकि सिर्फ कुछ केमिकल्स के मिल जाने से लाइफ नहीं बन जाती। आप सोचो, अगर ह्यूमन बॉडी जिन भी केमिकल्स की बनी हुई है, उन्हीं केमिकल्स को हम एक बाल्टी में मिला दें, तो क्या उस बाल्टी में जो सोल्यूशन बनेगा बिल्कुल सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, जितना हमारे शरीर में कैल्शियम है उतना ही कैल्शियम हमने डाल दिया, जितना हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, बिल्कुल उसी केमिकल कॉम्पोजिशन का सामान हमने एक बाल्टी में घोल दिया, तो क्या आप कह सकते हो कि वो एक ह्यूमन बीइंग है? नहीं, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि लाइफ एक प्रॉपर्टी है आपस में उन केमिकल कंपोनेंट्स के यूनिक इंटरैक्शंस की। तो लाइफ आप कह सकते हो कि कुछ केमिकल्स से मिलके नहीं बनती, बल्कि ये केमिकल्स आपस में मिलके जब कुछ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं तब हमें मिलते हैं लिविंग सेल्स, जो कि इन केमिकल्स की नहीं बल्कि आपस में इन केमिकल्स की यूनिक इंटरैक्शन की इमर्जेंस से बनने वाली एक प्रॉपर्टी है।
Before these chemical constituents can interact with one another and lead to the emergence of life, इनका वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो हमें एक लिविंग सेल को बनाने के लिए कई सारे बायोमोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, और ओपैरन एंड हैल्डेन ने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले कि लिविंग सेल बन पाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन पाए, इन सारे बायोमोलिक्यूल्स का बनना ज़रूरी है। तो यानी लाइफ के ओरिजिन से पहले केमिकल एवोल्यूशन होगा। इससे पहले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आ पाए, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेकअप करने वाले केमिकल्स में कई सारे चेंजेस आए होंगे, और तभी जाकर ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल हुआ होगा। तो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ये एक बहुत ही पुरानी बात है। बिलियंस ऑफ ईयर्स इस बात को बीत चुके हैं, और जैसी अर्थ हम आज देखते हैं वैसी अर्थ उस समय पर नहीं थी। अर्थ की कंडीशंस क्या थी? अर्ली अर्थ की अगर हम बात करें, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता था अभी के कंपैरिजन में, क्योंकि अब तो हमारे पास ओजोन लेयर है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि एक वार्म टेम्परेचर, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। लेकिन उस समय पर एटमॉस्फेयर भी अलग था और सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग थी। फिर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स चलते रहते थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही अनस्टेबल रहती थी, और एटमॉस्फेयर का नेचर भी ऐसा था कि वहाँ पर ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता था, हमें मिलती थी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, इस तरह की गैसेस। तो S.L. मिलर नाम के एक साइंटिस्ट ने सोचा, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, इन 1953 क्रिएटेड सिमिलर कंडीशंस इन अ लैबोरेटरी स्केल। इन्होंने कहा कि अब ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है उसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि हम उस समय पे ओरिजिनेट हो रहे थे, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, उस इवेंट को देखने के लिए वहाँ पर तो थे नहीं। तो अब कैसे पता लगाया जाए कि लाइफ कैसे बनी होगी, पहला लिविंग सेल कैसे बना हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा? तो उसके लिए उन्होंने सोचा क्यों ना एक काम करें कि जो अर्ली अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन के समय कंडीशंस थी, उन्हीं कंडीशंस को हम लेबोरेटरी के अंदर रिक्रिएट करने की कोशिश करें। तो क्या पता कि उन कंडीशंस में कैसे कैसे इवेंट्स हुए होंगे, क्या क्या घटनाएं घटी होंगी, इसके बारे में हमें कुछ पता लग जाए। तो केमिकल एवोल्यूशन के बेसिस पे ही चलते हुए उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जैसी अर्थ पर कंडीशंस तब थी वैसी हम अपने एक्सपेरिमेंट में कंडीशंस क्रिएट करें और देखें क्या होता है। तो ऐसा ही इन्होंने किया। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने एक फ्लास्क में एक तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया, क्योंकि थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स, आंधी, तूफान, यही सब अर्थ पे चलता रहता था उस समय। तो वैसी ही कुछ कंडीशन क्रिएट की, और जो गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे उस समय पे प्रेजेंट थी, उन गैसेस का एक मिक्सचर उस फ्लास्क के अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे डाल दिया, क्योंकि अर्ली अर्थ पे यही हमको मिलता था। टेम्परेचर भी खूब हाई रहता था, और हमारी जो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन है ये भी अलग होती थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने इस फ्लास्क को इन कंडीशंस में काफ़ी समय तक रखने के बाद मिलर ने पाया कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो गई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत ही बढ़िया चीज़ ऑब्जर्व करने को मिली, क्योंकि अमीनो एसिड्स ही तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यार, और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन्स के ही तो बने हुए हैं। आप अपने शरीर को देखो, आपके बाल क्या है? प्रोटीन है। नेल्स क्या है? प्रोटीन है। स्किन प्रोटीन है, मसल्स प्रोटीन है। हमारे सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज, बॉडी के सभी ऑर्गन्स प्रोटीन के बिना तो बन नहीं सकते। और अगर उन्होंने एक सीमित समय में लैबोरेटरी कंडीशंस में, लैबोरेटरी स्केल पर, एक स्मॉल स्केल पर अर्ली अर्थ की कंडीशंस को रिक्रिएट करके कुछ ही दिनों में अमीनो एसिड्स बनते हुए पाए, तो ये कहवाना बड़ा आसान है कि अर्थ पे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक यही प्रोसेस चलती रही थी। इन्हीं कंडीशंस में कितने सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने, कितने सारे डिफरेंट एलिमेंट्स ने आपस में इंटरेक्शन की होगी, कुछ ना कुछ आपस में रिएक्शन किए होंगे, तो तब तो इतने सारे डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स बनने ही थे। जब कुछ ही समय में लैबोरेटरी के अंदर अमीनो एसिड बन गए, तो वहाँ पर अर्ली अर्थ में तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे। और इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के केमिकल एवोल्यूशन से पहला स्टेप होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ का। इस डिस्कवरी से प्रभावित होकर दूसरे लोग भी ऐसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करने लगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया था। अर्ली अर्थ को देखने के लिए हम नहीं थे तो क्या हुआ, वैसी ही कंडीशन अपनी लैबोरेटरी में क्रिएट करके तो देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में आखिर हुआ क्या होगा। तो in similar experiments, others observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments, fats, यानी बहुत different types के organic molecules, अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स similar experiments में दूसरे लोगों ने भी ऐसे ही laboratory setup में obtain किए, जहाँ पर early earth की conditions को copy किया हुआ था और पता लगाने की कोशिश की थी कि वहाँ पर क्या events हुए होंगे। Analysis of meteorite content also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. तो ऐसी bodies जो कि outer
स्पेस से अर्थ पर आकर गिरी हैं, उनको जब हमने ऑब्जर्व किया कि उनमें क्या क्या केमिकल्स हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ ऐसे ही केमिकल्स ऑब्टेन हुए जिससे हम सोच सकते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर अर्थ के अलावा यूनिवर्स में दूसरी जगहों पर भी इस तरह की प्रोसेसेस चल रही होंगी। लेकिन हमारे आसपास तो अभी तक कहीं हमें लाइफ देखने को नहीं मिली है। तो बस यही कह सकते हैं कि ये एक फॉर्चुनेट इवेंट है, ये एक सीरीज ऑफ फॉर्चुनेट इवेंट्स था कि इतनी सारी लाइफ अर्थ पे इवॉल्व हो गई। ऐसा केमिकल एवोल्यूशन हुआ कि उसने मिलकर सेल्स बना दिए। जो भी बायोमोलिक्यूल्स बने उन्होंने आपस में एग्रीगेट होकर, आपस में इंटरैक्ट कर कर लिविंग सेल बनाया। इस एक लिविंग सेल से खूब सारी बायोडाइवर्सिटी जो आज हम देखते हैं ये इवॉल्व हुई, और आज अर्थ पे इतनी सारी डाइवर्स, इतनी सारी वास्ट डाइवर्सिटी वाली लाइफ थ्राइव कर रही है। तो दूसरी जगहों पर भी ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ अर्थ पर ही ये इवेंट्स बिल्कुल ऐसे सटीक तरीके से हुए हैं कि आज हम यहाँ पर बैठकर इन्हीं इवेंट्स के बारे में पॉडकास्ट सुन रहे हैं। So with this limited evidence, the first part of the conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accepted. Chemical evolution को accept किया जा चुका है क्योंकि इसे एक तरह से बिल्कुल ही कॉमन सेंस माना गया कि हमारे लिविंग सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, और लिविंग सेल बनाने के लिए भी हमको कई सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे पहले कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आता, उन सारे केमिकल्स का बन जाना ज़रूरी था। Now, we have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. तो ये जो इन्होंने शब्द यूज़ किए हैं, असल में सेल को ही डिफाइन कर रहे हैं। सेल क्या होता है? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ है। कैप्सूल ऑफ लाइफ मतलब एक कन्फाइंड स्पेस है जो कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमको मिलता है। मेटाबॉलिक कैप्सूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाबॉलिज्म। कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग सेल के अंदर चलते रहते हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसको इसलिए बोला क्योंकि अगर एक लिविंग सेल बन भी गया जो बड़े मज़े से रह रहा है और ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, आगे दूसरे लिविंग सेल्स नहीं बना पा रहा है, तो इससे अर्थ पे लाइफ इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यू हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि जो सेल बना साथ के साथ कभी ना कभी तो उसका लाइफ स्पैन खत्म होगा। जब उसकी डेथ हुई तो उसके होने का सारा प्रूफ मिट गया, अपना लाइफ स्पैन खत्म करके उसका नामो निशान मिट जाएगा। तो लिविंग सेल ऐसा होना चाहिए जो खुद को रेप्लिकेट कर सके। जब उसकी डेथ भी हो जाए, जब उसका खुद का लाइफ स्पैन खत्म भी हो जाए, तो पीछे अपने जैसे दूसरे सेल्स छोड़कर जा सके ताकि लाइफ कंटिन्यू हो सके। तो व्हाट इज अ लिविंग सेल? इट इज़ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ। और हम ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा लाइफ के ओरिजिन से पहले, लेकिन एग्जैक्टली कौन से केमिकल्स किस तरह से कंबाइन हुए, एग्जैक्टली क्या इवेंट हुआ, ये बता पाना भाई हमारे लिए अभी तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक ऐसी घटना है जिसको ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर हम नहीं थे, और जो अपनी जैसी थ्योरी देना चाहता है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं रह जाता, क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए हमको कॉन्क्रीट रीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, कई लोग इसके बारे में अलग अलग बातें बिलीव करते हैं। तो क्या हुआ होगा इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस तरह से हुआ होगा ये इस लेवल पे कह पाना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। क्योंकि भाई सेल तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अपना अपना काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो सेल का बनना तो बहुत बड़ा स्टेप हो गया। सेल के बनने से पहले उन बायोमोलिक्यूल्स के जो भी केमिकल्स एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, कुछ एग्रीगेट्स भी बने थे जिनको हम एग्जैक्टली सेल भी नहीं कह सकते, लेकिन सेल का प्रीकर्सर उनको मान सकते हैं कि हाँ कुछ सेल जैसी चीज़ है। एक कन्फाइंड स्पेस में कुछ केमिकल्स पड़े हुए हैं जो कि आगे जाके सेल जैसी हरकत कर सकते हैं। सो द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स बैक, हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है, दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल परहैप्स। तो भाई कुल मिला के बात यही है कि जो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, जो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा, सिर्फ लाइफ को सस्टेन वही कर सकता है। क्योंकि चाहे हम कितना ही एक खूबसूरत लिविंग ऑर्गेनिज्म बना डालें, सपोज हमारे पास कोई ड्रैगन है, यूनिकॉर्न है, लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो सिर्फ उसकी लाइफ तक ही वो सीमित रहेगा और अपनी डेथ के बाद उसका नामो निशान मिट जाएगा। तो ना उसके बारे में आगे हम कुछ जान पाएंगे और ना हमें कुछ पता लगेगा। तो दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिविंग सेल का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पता नहीं कितने सारे लाइफ फॉर्म्स बने होंगे, कितने अलग अलग सेल्स बने होंगे, सेल जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स बने होंगे। हो सकता है कि आज लाइफ बहुत अलग होती अगर उस तरह के स्ट्रक्चर से हमारा सेल बना होता, लेकिन एंड में जाके सर्वाइव किसने किया, आगे जाके इतनी सारी
बायोडाइवर्सिटी कौन बना पाया? जो कि खुद को रेप्लिकेट कर पा रहा था। हो सकता है कई अलग अलग तरह की लिविंग सेल्स अर्ली अर्थ पर बने हो, जो कि इस सेल से भी कई ज़्यादा फैसिनेटिंग हो, बहुत ही यूनिक तरीके से वर्क करते हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन क्योंकि वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाए तो वहीं के वहीं खत्म हो गए, और अब उनके बारे में ना जानना हमारे लिए ज़रूरी है और ना ही कोई जानने का तरीका हमारे पास में है। The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. अब 2000 मिलियन का मतलब 2 बिलियन ही होता है, तो ये टाइमलाइन दिमाग में लेके चलो। 3 बिलियन ईयर्स अगो नॉन सेलुलर, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ originated 2 बिलियन ईयर्स अगो। दीज वर प्रॉबेबली सिंगल सेल्स, तो पहले ऑब्वियसली सिंगल सेल ही बना होगा, एक सेल से मिलके टिश्यूज बने, टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बने। ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो बाद में आई होगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही हम बढ़ते हैं। तो दे वर सिंगल सेल्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। तो सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई वाटर में, ये एक जाना हुआ फैक्ट है। लाइफ एग्जैक्टली कैसे ओरिजिनेट हुई, पहला लिविंग सेल एग्जैक्टली कैसे बना ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ पानी में ही बना होगा, ये तो अंदाजा हम लगा सकते हैं। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर को मेकअप कर रहे हैं कार्बन के एटम्स या नाइट्रोजन के एटम्स, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये अपने आप में तो लिविंग नहीं है। तो हम नॉन लिविंग एटम्स से जो मॉलिक्यूल्स बने, फिर उन नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से जो बायोमॉलिक्यूल्स बने, और उन बायोमॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से जो सेल बने, उन्हीं सेल्स के बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली सबसे पहले जो लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स के या नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से ही बनी है। ये बात हम लोग मान भी चुके हैं कि एवोल्यूशनरी फोर्सेस ने कुछ नॉन लिविंग केमिकल्स पे एक्ट किया, तो धीरे धीरे लिविंग सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। एवोल्यूशनरी फोर्सेस की वजह से ये केमिकल्स कुछ ऐसी दिशा में गए, आपस में इस तरह इंटरैक्ट इन्होंने किया कि लाइफ का ओरिजिन हुआ, और फिर इस लाइफ के इनिशियल ओरिजिन के बाद उसका एवोल्यूशन इतनी अलग अलग दिशाओं में हो गया कि आज हम इतने सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स सभी को अपने चारों तरफ देखते हैं। So, once formed, how these cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is a fascinating story that we have discussed below. कैसे इस एक सेल से आज पूरी अर्थ भर गई है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए, यही कहानी एवोल्यूशन में हम सुनना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अगर हम एक थ्योरी के रूप में देखें तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो होता है रिलीजियस लिटरेचर। अगर हम हमारे मम्मी पापा हमें जो रिलीजियस या कल्चर से रिलेटेड स्टोरीज सुनाते हैं उनकी माने, तो हर कल्चर में, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ तो बताया जाता है कि भाई दुनिया कैसे बनी, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन होता है कि दुनिया को बनाया किसने, दुनिया का पर्पस क्या है। तो कुछ ना कुछ कहानी हर एक कल्चर में इस बात को लेकर बनी हुई है। सो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का क्या मतलब है? वो यहाँ पर ये नहीं मानते कि ये सब काम खुद हुए हैं, बाय चांस हुए हैं, किस्मत की बात है कि हुए हैं। ज़्यादातर रिलीजन्स में यही माना जाता है कि एक बहुत अच्छे भगवान जी थे और उन्होंने हमें बना डाला। स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी ये कहती है। अच्छा, दिस थ्योरी हैज़ 3 कॉनोटेशंस, 3 बातें इसके अंदर आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे स्पीशीज हों चाहे वेराइटीज़ हों, दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। यानी उन अच्छे भगवान जी ने जैसे भी आज हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं वैसे के वैसे बनाए थे, और आगे भी ये ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, पहला स्टेप तो हमें यही एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हमेशा से ऐसे थे और ना आगे ऐसे रहने वाले हैं। एवोल्यूशन उन्हें लगातार बदलता रहता है। तो रिलीजियस स्टोरीज के हिसाब से जो आपको रिलीजियस थ्योरी दी जाती है अर्थ के बनने की या लाइफ के ओरिजिन की, उसमें स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी में एक बात तो यही गलत हो जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही बने थे। नहीं, ये बहुत चेंजेस अंडरगो करने के बाद ऐसे हुए हैं जैसे कि हमको नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज़, इनकी डाइवर्सिटी भी पहले से इतनी ही है और आगे भी इतनी ही रहेगी। 3, that the earth is about 4000 years old. अब 4000 ईयर्स पहले तो ह्यूमन बीइंग्स ही बड़े अच्छे से इवॉल्व हो चुके थे, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ पे एक ऐसा भी समय था जब ह्यूमन बीइंग्स तो क्या, कोई कुत्ता भी नहीं था, बिल्ली भी नहीं था, मैमल्स ही नहीं थे। धीरे धीरे फिशेस से सारे के सारे वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए हैं। तो हम तो जो एविडेंसेस हमको अर्थ पे नजर आए उसके हिसाब से अपनी एक टाइमलाइन बना चुके हैं। हमें पता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी हमारी अर्थ हो चुकी है। लेकिन जो भी टाइमलाइन हमको रिलीजियस स्टोरीज में दी जाती है उसको हम देखते हैं कि ज़्यादातर वो हकीकत
हकीकत के साथ मैच नहीं करती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमें ये स्टोरी सुनाए उसके साथ उठकर हम बहस करने लगे, जुबान लड़ाने लगे। ये कल्चर में जो स्टोरीज आती हैं, माइथोलॉजी है, रिलीजन है, इस सब की भी कहीं ना कहीं सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें जो फैक्ट्स दिए हैं बिल्कुल आप उनके साथ अग्री करोगे, आपकी साइंस की किताब में भी वही लिखा होगा जो किसी रिलीजियस बुक में लिखा है। लेकिन हाँ, अगर वो स्टोरीज पास डाउन हो रही हैं तो उनको सुन के उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, बजाय इसकी कि उनको रिजेक्ट कर दें कि ये तो बिल्कुल गलत है, जो मेरी मैम ने मुझे बताया है, जो मेरे बायो के सर ने मुझे बताया है, सिर्फ वही सही है। तो बजाय उनको फेस वैल्यू पे लेकर देखने के बजाय कि जो उसमें बोला वो हमें गलत लगा और हमने कहा नहीं ये तो बेकार है, आज के बाद हम इसको देखेंगे ही नहीं, उनकी सिग्निफिकेंस को रियलाइज करें। जिन लोगों ने हमें वो स्टोरीज सुनाई हैं उनसे पूछने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये जो बात कही गई है, जो बोली गई है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किन तरीकों से हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और क्या कोई दूसरी बात कहने के लिए ये एक सिंबॉलिक तरीका या एक पोइटिक तरीका तो नहीं है। तो फिलहाल छोड़ो, रिलीजियस लिटरेचर को छोड़ो, जो भी कहानी तुम्हें सुनाई गई उसको इंटरप्रेट तुम अपने तरीके से कर सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन हाँ, बात ये है कि वो हमारे जो एविडेंसेस हमको अर्थ पे नजर आए हैं, जो एवोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं, उससे मेल नहीं खाते। तो इसीलिए एवोल्यूशन में सारी बात तुमको शुरू से बतानी पड़ेगी कि क्या क्या हुआ था। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो जैसे जैसे लोगों को एवोल्यूशन के बारे में पता लगने लगा, जो ये रिलीजियस स्टोरीज थी, लोग इनको चैलेंज करने लगे। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS Beagle around the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. तो चार्ल्स डार्विन को ये पता लग चुका था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं, चाहे एक दूसरे से दिखने में जितने भी डिसिमिलर लग रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली एक ही जगह से सब डिसेंड हुए हैं, सभी का कॉमन एंसेस्टर है। Many such life forms do not exist anymore. There had been extinctions of different life forms in the years gone by, and just as new life forms arose at different periods of history of Earth. तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में हमको धीरे धीरे 19th सेंचुरी में पता लग रहा था। हालांकि जो भी हमें रिलीजियस कहानियां सुनाई जाती हैं, जो भी कहानियां हमारे मम्मी पापा या दादा दादी हमें सुनाते हैं, उनके साथ ये मैच नहीं खाती थी। तो कई लोग इसको लेकर इमोशनल हो गए और इन एवोल्यूशन की थ्योरीज को रिजेक्ट करने लगे, मना करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मेरी मम्मी ने तो कुछ और बताया, मेरी दादी ने, मेरी नानी ने मुझे कुछ और बताया। लेकिन साइंस पढ़ने का मजा इसी में है कि कॉन्ट्राडिक्शंस एक साथ एग्जिस्ट कर सके। चाहे आपकी दादी ने जो आपको बताया है वो भी आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ इसका भी कहीं ना कहीं कोई मतलब ज़रूर होगा, और जो आपकी बुक कह रही है उसको भी एक्सेप्ट करके उसको भी कंसिडर ज़रूर करो। तो अगली बार इस पॉडकास्ट में यही डिस्कस करेंगे कि डार्विन ने ये जो वॉयेज की थी, जो ये घूमने गए थे, सालों तक घूमते रहे, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को ऑब्जर्व किया, उससे एवोल्यूशन के बारे में कौन से आइडियाज़ इनके दिमाग में आए, क्या ये आइडिया सही है, क्या आज ये एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि बहुत पहले डार्विन ने ये सारी डिस्कवरीज की थी। और ये भी बात करेंगे कि क्योंकि एवोल्यूशन को हम मिलियंस ऑफ ईयर्स से तो ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, तो कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमें पक्का पता लगता है कि हाँ जब हम नहीं थे तब भी ये प्रोसेस चल रही थी और किस तरह से अकर हो रही थी, कैसे कैसे चेंजेस लाइफ फॉर्म्स में आ रहे थे। तो हमारे पास क्या सबूत हैं, क्या एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के लिए। चलिए अगली बार मिलते हैं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि जो भी बातें आज हमने डिस्कस की, जो भी बातें आज हमने की, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या क्या आप सोचते हो और नेक्स्ट टाइम क्या डिस्कस करना चाहते हो।